ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के बहराइच में एक अजीबोगरीब घटना घटी जिसे जिसने सुना वो बिना हंसे रह नहीं पाया। दरअसल इन दिनों इलाके में आदमखोर तेंदुए की दहशत छाई हुई थी और उसी के लिए वन विभाग ने जंगल में एक पिंजरा लगाया था। पिंजरे के अंदर बकरी बांधी गई थी ताकि जैसे ही तेंदुआ बकरी का शिकार करने आए वो जाल में फंस जाए, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। तेंदुआ तो फंसा नहीं, लेकिन पिंजरे में एक युवक जरूर बंद हो गया। दरअसल ये युवक बकरी चुराने के इरादे से आया था, लेकिन इसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो खुद ही इसमें फंस जाएगा। युवक ने पहले पिंजरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं खुला तो उसने फोन करके ग्रामीणों को बुलाया और करीब 2 घंटे बाद सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने उसे बाहर निकाला। जब उससे पूछा गया कि अंदर कैसे फंसे, तो युवक ने कहा, मैं चेक करने आया था कि पिंजरा ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं। अरे चेक कर रहा हूँ, गिरी का हो, चेक कर आ रहा हूँ। हाँ। दरअसल कुछ दिन पहले ही एक बुजुर्ग महिला की तेंदुए के हमले में मौत हो गई थी। उसी के बाद से ये पिंजरा लगाया गया था। गिरते प्याज के दामों से परेशान किसानों का गुस्सा अब सड़कों पर दिख रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम से आई, जहां किसानों ने सड़क पर ही प्याज फेंक दिए। मंडी में पहुंचे तो रेट सुनकर किसान नाराज हो गए। किसानों के मुताबिक प्याज 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लिया जा रहा है। फिर क्या था, किसानों ने वहीं विरोध का त्वरित फैसला लिया और जिन ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से किसान प्याज मंडी बेचने आए थे, उसे सड़क पर ही पलट दिया। पूरी सड़क पर प्याज बिखर गया। मंडी में आने जाने का रास्ता जाम हो गया, जिसके बाद पुलिस की टीम आई। मंडी प्रशासन ने प्याज को जेसीबी की मदद से हटाया। पुलिस के मान मनोवल के बाद किसान माने और फिर रास्ता खुल सका। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा जिसकी तलाश पुलिस को पिछले 36 सालों से थी। पुलिस ने उसे मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर धर दबोचा। प्रदीप सक्सेना बन गया अब्दुल रहीम और पुलिस तो छोड़िए, अपने परिवार, नाते, रिश्तेदारों की जिंदगी से भी गायब हो गया। धर्म बदलकर बरेली के प्रदीप ने मुरादाबाद के इस्लाम नगर में अब्दुल रहीम बनकर नई जिंदगी शुरू की। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ तो लंबे होते। पुलिस को पता चला कि वेश बदलकर प्रदीप ड्राइविंग कर रहा है। सटीक सूचना पर पुलिस ने डेला पीर मंडी के पास घेरा बनाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर कार्रवाई शुरू कर दी। यूपी के इटावा में चलती ट्रेन से एक महिला को फेंकने का मामला सामने आया। आरोप है कि टीटी ने टिकट को लेकर हुए विवाद में नेवी ऑफिसर की पत्नी को ट्रेन से धक्का दे दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। आरती नाम की ये महिला इलाज कराने के लिए कानपुर से दिल्ली जा रही थी। कानपुर सेंट्रल से जो है ये बैठी हैं, तो वहाँ पर इनकी ट्रेन जिसका इन्होंने टिकट लिया था वो ट्रेन मिस हो गई है, निकल गई होगी, तो जो है दूसरी ट्रेन में बैठ गई है। आरोप है कि पटना आनंद विहार सुपरफास्ट के स्लीपर कोच में टीटीई संतोष से इसी बात को लेकर विवाद हो गया। परिजनों का आरोप है कि टीटीई ने पहले बैग को ट्रेन से फेंक दिया और फिर 4 किलोमीटर बाद महिला को धक्का दे दिया। तो इससे तो यही लगता है कि टीटी ने जो है इसमें जानबूझ के पहले सामान फेंका है और फिर जो है उसको बहू को फेंका है। इस मामले में इटावा की जीआरपी ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप लगाया है कि हमारी पत्नी को धक्का देके गिरा दिया गया है। मेमो जो मुझे मिल रहा है तो स्टेशन मास्टर का गिरने का मिल रहा है। अब मुकदमा के बाद जब विवेचना का भय जो प्रकाश में आएगा उसके साथ कार्रवाई होगी। मृतक महिला के पति ने सवाल उठाया है कि आखिर में बैग हादसे के 1 दिन बाद क्यों मिला। पति ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये तो लग रहा है फेंका हुआ है, क्योंकि बैग 4 किलोमीटर दूर मिला है, बॉडी फिर मिली, मोबाइल अभी तक नहीं मिला है और बैग भी 1 दिन बाद मिला है, जिसकी निष्पक्ष मतलब सच्चाई जाननी है मुझे क्या हुआ है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। गिरफ्त से पुलिस वाले का पिस्टल लेकर भाग रहे आरोपी सलमान को पैर में गोली मारकर फिर से उसे पकड़ लिया गया, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। नाराज लोग रायसेन की सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करने लगे। महिलाएं काफी गुस्से में थी। वो पुलिस से आरोपी सलमान को पब्लिक के हवाले करने की मांग कर रही थी। सलमान को गोली मारो, सलमान को फांसी दो, गोली मारो, हमारे हवाले दो, नहीं तो सलमान को हमारे हवाले दो। 21 नवंबर को 6 साल की मासूम से रेप हुआ। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 25 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस पर दबाव बढ़ गया और 27 नवंबर की रात को पुलिस ने आरोपी को भोपाल के गांधीनगर में पकड़ लिया। इस गिरफ्तारी में स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद की।
अज्ञात लड़का 11 नंबर सेक्टर में मकान ढूंढ रहा था, बिना डॉक्यूमेंट दिए। उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, तो नाम भी बता रहा था वो सलमान। लोगों को सलमान पर शक हुआ और उसकी तस्वीर भी रायसेन के आरोपी से मिल रही थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने सलमान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सलमान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को 150 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने सबसे पहले 20 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए का इनाम रखा। इसके बाद ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, मुखबिरों को सक्रिय किया गया। उसके बाद भोपाल के गांधीनगर से यह गिरफ्तारी हुई। देखिए, 27 नवंबर की रात में गिरफ्तार हुए सलमान को 28 नवंबर की सुबह पुलिस उसे भोपाल से रायसेन ले जा रही थी। आरोप है कि इसी बीच मौके का फायदा उठाकर सलमान ने एक पुलिस वाले से उसकी पिस्टल छीनी और गोली चलाते हुए वहां से भागने की कोशिश की। ये वही रायसेन पुलिस की गाड़ी है जिससे भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस आरोपी को, और वो यहाँ पर गौहरगंज ले जाते समय ये पंचर हुई ये गाड़ी पंचर होने के बाद आरोपी को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। उसी वक्त सलमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। ये आप देख सकते हैं कि एक बुलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, खून के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुलेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एनकाउंटर के बाद पुलिस आरोपी को प्राथमिक उपचार के लिए भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल ले गई, तो वहीं बाद में मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने सबूत इकट्ठा किए और उसे जांच के लिए भेज दिया। इसी बीच हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर इसका विरोध करता है और उसका फुल एनकाउंटर का मांग करता है। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के बाद जहां एक तरफ हिंदू संगठन एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सलमान को सख्त सजा देने की मांग की। हालांकि एनकाउंटर पर कुछ खुलकर नहीं बोले। तो निश्चित तौर से सजा मिलेगी, अब कोर्ट तय करेगी। मैं समझता हूं कि अब काउंटर का ये तो पुलिस ही बता सकती क्या स्थिति परिस्थितियां रही, लेकिन न्याय सबको मिलता है। यूपी के कानपुर से बड़े हादसे की खबर आई। कानपुर में NH-19 पर चलती बस में भयंकर आग लग गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। यात्रियों की जान जैसे तैसे बचाई गई। जब बस में आग लगी तब अंदर 30 से ज्यादा यात्री सवार थे। पुलिस और फायर फाइटर्स भागकर बस के पास पहुंचे और यात्रियों को बाहर निकालना शुरू किया। अंदर से बस में आग लगी हुई थी और अंदर जान बचाने के लिए भागम भाग थी। कुछ लोग सामान बचाने के चक्कर में थे, जिन्हें पुलिस ने डांटा और बाहर भागने को कहा। सामान छोड़ो यार, बाहर निकलो बाहर। जल्दी बस को देखने के लिए हाईवे पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों को पीछे हटाया क्योंकि बस में धमाके का खतरा था। कानपुर के NH-19 पर बस में लगी आग की वजह से करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। लोग कई घंटे तक हाईवे पर फंसे रहे। दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है। खुद मुख्य न्यायाधीश प्रदूषण के हालात पर अपनी चिंता जता चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस मुद्दे पर राजनीति भी तेजी से बढ़ती जा रही है। बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदूषण से निपटने का मुद्दा बैकफुट पर चला गया है, जिसका सबूत है गैस चैम्बर बन चुकी दिल्ली की ये तस्वीरें। हर तरफ छाया स्मॉग यानी दमघोटू प्रदूषण। सांसें उखड़ रही हैं, आंखें जल रही हैं, सिर दर्द बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। दिल्ली की पब्लिक साफ हवा और सांसों के लिए जूझ रही है, लेकिन सिस्टम अपनी रफ्तार से चल रहा है। जहरीली हवा की वजह से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। खांसते खांसते बुजुर्गों के फेफड़े कमजोर पड़ने लगे हैं। रोजी रोटी की मजबूरी ऐसी कि हर दिन आसपास मौजूद जहर को पीते हुए लोग रोजमर्रा के कामों में जुटे हैं। दिल्ली की ये जहरीली हवा हर किसी को बीमार बना रही है, उनकी उम्र घटा रही है, लेकिन सरकार के दावों की लिस्ट बड़ी होती जा रही है। बच्चे हांफ रहे हैं, बुजुर्ग खांस रहे हैं, लेकिन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। AQI 400 से 500 के बीच पहुंच चुका है। दिल्ली की दम घोटू हवा के लिए आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार को दोषी ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल सरकार की नाकामियों ने दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। अथॉरिटी इसलिए बनी है कि प्रदूषण को कम किया जाए,
वो प्रदूषण के आंकड़ों में खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते हैं? वो दिल्ली के अपराधी हैं अरविंद केजरीवाल, और 11 साल के बाद भी आज वो अगर पोल्यूशन का रोना रो रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में समाधि लेनी चाहिए। दिल्ली में इतना एयर पोल्यूशन है, लेकिन क्या आपको सरकार की ओर से कोई संजीदगी दिख रही है, कोई सीरियसनेस दिख रही है? और बजाय उसका संज्ञान लेके उसका समाधान ढूंढने के, उसको समस्या ही नहीं माना जा रहा है। वार पलटवार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली की कुछ महिलाओं से मुलाकात की और खतरनाक होते इस प्रदूषण के मुद्दे पर उनसे चर्चा की है। राहुल ने इस मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि बच्चों का दर्द सबसे गहरी चोट की तरह माओं के दिल में उतरता है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ रही ऐसी ही कुछ साहसी माओं से मिला। वो अपने ही नहीं पूरे देश के बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई। There are almost close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. Yet this has never been an emergency. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया, मोदी जी, देश के बच्चों का दम हमारे सामने घुट रहा है, आप खामोश कैसे रह सकते हैं? इस मुद्दे पर सरकार कोई तत्परता क्यों नहीं दिखाती? कोई प्लान क्यों नहीं? किसी की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं होती? सवालों और आरोपों के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया कि उनकी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। पॉल्यूशन पे सरकार लगातार काम कर रही है और लगातार स्थिति पे निगरानी बनाए हुए हैं। हर रोज उस तरह के स्टेप लिए जाते हैं जो पॉल्यूशन को कर्व करने के लिए जरूरी है। एसआईआर पर जारी सियासी घमासान के बीच आज सुबह टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के साथ एक मीटिंग की। चुनाव आयुक्त और टीएमसी डेलीगेशन के बीच करीब 2 घंटे तक की बैठक हुई। इस बैठक में टीएमसी के 10 सांसद शामिल हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद टीएमसी डेलीगेशन में शामिल सांसदों ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने 5 सवाल उठाए, लेकिन टीएमसी के एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। चुनाव आयोग के रवैये से टीएमसी डेलीगेशन नाराज दिखा। टीएमसी के सांसदों ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में एसआईआर के दौरान कितने अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जानकारी मिली। टीएमसी डेलीगेशन का दूसरा सवाल था, अगर पिछली मतदाता सूची में गड़बड़ी थी तो फिर लोकसभा चुनाव को ही रद्द करना चाहिए। टीएमसी का तीसरा सवाल बीएलओ से जुड़ा था। टीएमसी ने पूछा, बीएलओ ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है। चौथा सवाल, एसआईआर की प्रक्रिया किसके लिए है। और टीएमसी का 5वां सवाल इसी से जुड़ा था, एसआईआर अगर घुसपैठियों की पहचान के लिए है तो सिर्फ कुछ राज्यों में क्यों। लेकिन टीएमसी का दावा है कि चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग जितना भी ऑब्जेक्शन दिया है उसका कोई रिएक्शन, कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आए। लेकिन अगर ये वोटर लिस्ट गलत है तो इतना जो लास्ट वोट हुआ सब गलत है, तो उसमें क्या करना है? सरकार को भी गिराना है। एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल रखा है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने, वहीं लखनऊ से भोपाल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हल्ला बोल रहे हैं, जिन्हें रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। एसआईआर के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे ही चुनाव आयोग के दफ्तर की ओर बढ़े, भोपाल की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हंगामा बढ़ा तो भोपाल पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। तो चोर है ना, डरते हैं जब तक पुलिस को आगे करते हैं। ये कितने भी वाटर कैनन चला ले, हम हमारी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे थे। स्थिति को देखते हुए वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई थी। जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के एक आरोप पर सियासी विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी हर संवैधानिक काम का विरोध करती है। समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक बीएलओ ने नाम उजागर न करने की शर्त पर मुझे बताया कि नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीएलओ को जिला प्रशासन की ओर से निर्देशित किया गया है कि सेक्टर और सोसाइटी के प्रत्येक बूथ पर 100 फर्जी वोट बचाने हैं। एक तरफ देहात क्षेत्र में असली वोट भी काटे जा रहे हैं और दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में फर्जी वोट बचाए जा रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने भी एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा। एसआईआर को देशवासियों के खिलाफ बड़ी साजिश बताया और इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। समाजवादी पार्टी जब भी कोई सरकारी और संवैधानिक काम होता है उस पर टिप्पणी करने का काम, आपत्ति करने का काम और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं।
SIR पर सियासत के बीच अखिलेश यादव ने अपना SIR करवाया, साथ साथ ये संदेश भी दिया कि सभी लोग SIR करवाएं। देखिए, कई राज्यों में BLO की मौत को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों ने इसे लेकर चुनाव आयोग को घेरा। वहीं SIR के काम में लापरवाही बरतने वाले BLO पर लगातार एक्शन भी लिया जा रहा है। राजस्थान के जोधपुर में तो एक BLO ऐसा भी है जिसकी हादसे में 2 पसलियां टूट गई, फिर भी ड्यूटी पर मुस्तैद है। BLO यशवर्धन चौहान बेल्ट बांधकर ड्यूटी पर जाते हैं और एक एक मतदाता का वेरिफिकेशन करते हैं। यशवर्धन ड्यूटी के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे। तब किसी कार से एक्सीडेंट होने के बाद नीचे गिरा और पीछे से कोई ट्रैक्टर आया था, उसके टायर की मेरे रिब पर लगी, जिससे मेरी पसलियां फ्रैक्चर हो गई। यूपी के गाजियाबाद में SIR के काम में लापरवाही के आरोप में 21 BLO के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। सभी 21 BLO साहिबाबाद विधानसभा के हैं। इनमें से 9 महिला BLO हैं। कर रहे हैं जो अच्छे BLO हैं उनके लिए हमने पारितोषिक की घोषणा भी की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के एक BLO की मौत से हड़कंप मच गया। जाकिर हुसैन नाम के BLO 27 नवंबर को अचानक बीमार पड़ गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। TMC ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। गुजरात के मेहसाना में भी 50 साल के BLO दिनेश की मौत हो गई। रात में करीब 2 बजे SIR का काम कर रहे थे। इसी दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इस पर कांग्रेस ने पूछा कि BLO की मौतों पर CEC ज्ञानेश खामोश क्यों है। यूपी के फतेहपुर में लेखपाल की मौत का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सुसाइड करने वाले लेखपाल सुधीर के परिजनों से मिलने के लिए फतेहपुर पहुंचे। तो शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने आत्महत्या कर ली थी। घर वालों के कई गंभीर आरोप हैं इस मामले में। अखिलेश यादव परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे। SIR में ड्यूटी लगी हुई थी सुधीर की और घर वालों का कहना है कि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा था, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से ये खबर आई थी। लगातार जिस तरह से SIR में ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों की आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। SIR की ड्यूटी में लगे लेखपाल सुधीर ने शादी के एक दिन पहले ही सुसाइड कर लिया। अखिलेश परिजनों से मिलने लेखपाल के घर पहुंचे, सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ फतेहपुर के सांसद नरेश उत्तम भी मौजूद रहे। परिजनों का आरोप है कि लेखपाल सुधीर की 26 नवंबर को बारात जानी थी। 24 नवंबर को घर में शादी की रस्मों की वजह से सुधीर ड्यूटी पर नहीं गया। अगले दिन कानून को घर आए और लेखपाल को डांटा। उसके बाद सुधीर ने फांसी लगाकर जान दे दी। अखिलेश यादव ने मृतक लेखपाल के परिजनों से मिलकर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर हमला बोला। इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज्यादा हैं, त्योहार कब ज्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की। SIR के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टी बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।